आप इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, लेकिन हम एनी हाउ जस्ट इसको एक तरह से रिवाइज करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी जो है इसमें हम इसके पहले तो फार्मूले की बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होती है, यानी जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे होते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। और हम कंप्यूट कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एस से। एस बेसिकली कहते हैं सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस क्या चीज होती है कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उससे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है जी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड, कि अगर एक कॉइन को टॉस करें तो पहली बात है कि सैंपल स्पेस क्या होगी, कॉइन पे या तो हेड आता है या टेल आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस जो है वो 2 हो जाएगी। आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर, आप कहेंगे कि जी हेड एक दफा अपीयर होता है, सैंपल स्पेसिस 2 हैं, तो चांसेस होंगे हेड के अपीयर होने के 1/2। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1/2 को अगर 0.5 लिख दें या 50% लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। आंसर जो है प्रोबेबिलिटी का वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी के पैरेलल कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे गेस, आइडिया, ठीक है जी, एस्टीमेट, के एस्टीमेट करें, गेस करें, आइडिया लगाएं। तो जब इस तरह के वर्ड आ जाएं, प्रोबेबिलिटी का वर्ड ना भी यूज करे, तो आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन जो है ये किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है जी, चलें जी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है जी, अ डाई इज रोल्ड, कुछ बुक्स के अंदर इसे डाई कहते हैं, कुछ इसको डाइस कहते हैं। ठीक है जी, तो डाइस बेसिकली लूडो खेलते हुए जो आप डाई रोल करते हैं ये उसका नाम है। और इसमें आपको पता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, हर फेस के ऊपर एक डॉट लगा होता है और इनकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। तो जब भी डाइस का क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इज 4। तो आपने देखना है कि भी 4 जो है वो सिर्फ एक ही दफा आ सकता है, एक ही फेस है जिसके ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स 4 हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/6। हाँ, इसमें चेंज भी कर सकता है, जैसे वो आपसे कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं दे आर लेस देन 5। तो 5 से लेस कितने हैं जी, 1 2 3 4 इवेंट्स हैं जो 5 से लेस हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। कि ये भी कह सकता है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी दैट के नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं इज 7। तो बताएं जी 7 डॉट्स कितनी दफा आते हैं डाइस के ऊपर? 0। 0। हाँ, देखिए ना, ये चीज इसमें मौजूद ही नहीं है। अगर वो चीज हमारे सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद ना हो जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। जैसे डाइस को रोल करें और बताएं हेड आने के चांसेस कितने हैं, 0, हेड है ही नहीं डाइस के ऊपर। या कॉइन को टॉस करें और बताएं कि 3 डॉट्स अपीयर होने के चांसेस कितने हैं, 0। यानी जो चीज सैंपल स्पेस में मौजूद नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है जी कि अ बैग कंटेन्स 30 रेड मार्बल्स। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पिक अ ब्लू मार्बल फ्रॉम द बैग? जी, क्या चांसेस होंगे इसके? 0। 0 ठीक है सर। जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू pick a red marble from the bag? That 30। is 1.
नहीं 30/30, इवेंट भी 30, सैंपल स्पेस भी 30। अब उसमें चूंकि हैं ही 30 मार्बल, हम जब भी उसमें से कोई मार्बल निकालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, रेड ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 भी हो सकती है। अब याद रखिएगा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है कब, इफ इवेंट डज नॉट अक्कर, अगर वो इवेंट अक्कर ही नहीं होता। ठीक है जी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है इफ इवेंट श्योरली अक्कर, हमें पता हो कि जी यही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है जी। की पॉइंट ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 भी कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं 0% से लेकर 100% तक। ठीक है, यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है, 0 एंड 1 भी कह सकते हैं, और 0% टू 100% भी कह सकते हैं। ठीक है जी। आई होप सो कि यहां तक बातें आपको क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी। देखिए जी, तो ये इसके दफा बाद दोबारा हमारे लिखिए। पास जी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो ठीक है सर। सकती है। ठीक है। 0 का मतलब 0% भी कह सकते हैं, और 1 का मतलब 100% भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा, यानी कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी चीजें याद रखनी है आपके साथ साथ। इसके बाद है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको यूं लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ठीक है, ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक इवेंट के हैपन होने के चांसेस जो हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो आपके पास है 5/9, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होंगे। तो आप 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, 4/9। तो ये आपके पास 4/9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखिए कि अ सर्टेन टीम विंस द मैच इज 7/13। आप बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट विन। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7/13, तो ये हो जाएगा 6/13। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए विल अलाइव इन नेक्स्ट 20 years इज P। अब आप बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए विल नॉट अलाइव। जी बताएं जी, क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, 1 बिल्कुल 1 - P कर देंगे आप। ठीक है, तो ये इस तरह से नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने यूज करना है कि नॉट इस सेंस में आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं इसी तरह छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ जो है इसको अटैच करता जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी को हम एक्सटेंड करते जाएंगे। आगे देखिए, अगर किसी भी इवेंट के अंदर, सॉरी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा इवेंट मौजूद हैं, तो सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होगा। ठीक है जी, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम विल विन द मैच इज 4/7 and the probability that the team will lose the match is 3/5. Find the probability that the match will tie. अब देखिए, एक मैच के लिए 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या वो विन होगा, या लूज होगा, या फिर टाई होगा। तो इन तीनों सिचुएशंस की जो प्रोबेबिलिटीज का सम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो विन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 4/7। ठीक है, लूज की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5। तो यहां से टाई की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, निकल आएगी टाई की प्रोबेबिलिटी। यस सर। ठीक है जी। हाँ, तो ये मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप चूंकि चीजें समझा रहा हूँ 1 by 1 करके।
ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटीज का। उस प्रिंसिपल से पहले हम एक डेफिनेशन करेंगे जी। डेफिनेशन ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिनमें कोई कॉमन बात ना हो, जैसे हेड और टेल, यानी इकट्ठे नहीं आ सकते। हेड और टेल में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों जी, समझ आइए बात के लिए? मैंने सादा सी एग्जांपल दे दी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा जी? उनमें कोई कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, क्यों जी, समझ आ रही है बात की नहीं समझ आ रही? आ रही सर। ठीक है जी, फिर देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होंगे कि एक इवेंट के साथ दूसरा इवेंट जो है वो हैपन ना हो सके, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है और वो है डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट वही होते हैं जिसे हम सेट की फॉर्म में कहते हैं कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होती है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी हो तो ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली इसको हम यूज करेंगे जब पूछा जाए कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। और जब भी हमने, आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्ट पे हमने एक एंड और का प्रिंसिपल यूज किया था। एंड अगर आ जाए तो आप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। लेकिन ये सब तब तक वैलिड है जब इवेंट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हों। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। ठीक है जी, उनको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो डिसजॉइंट हो गए तो ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसकी वजह यह है कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो होता है। ठीक है, ये मैंने ब्लैक लाइन से ऊपर जो कुछ लिखा है वो कंडीशनल है, नीचे जो लिखा है ये जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है जी, दिस इज द जनरल रूल, दिस इज जनरल रूल, ये जनरल प्रिंसिपल है। ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब? जब इवेंट्स क्या हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों। क्यों जी, बात समझ आई है कि नहीं? ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है चलो, सर। हाँ जी, अब इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जब तक एग्जांपल ना करें ना तो बात इतनी क्लियर नहीं होती, तो हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए वो कहता है जी कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, वो है 1 2 से लेकर 9 तक। इवेंट ए जो है इसमें आते हैं 2 4 6 और 8। इवेंट बी जो है इसमें आते हैं 1 3 और 5। आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? आप लिखेंगे कि जी ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। क्यों अगला पार्ट नहीं लिखा? क्योंकि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सैंपल स्पेसिस में इस वक्त जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 9 हैं। ए में 4 हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। बी में 3 हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इज इट क्लियर जी? तो ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप
कॉमन एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और एंगल से देखते हैं। अगर वो कहता है जी कि सैंपल स्पेसिस हैं आपके पास 1 से लेकर 50 तक, यानी 50 नेचुरल नंबर्स, और सेट ए जो है इसमें आपने लेने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, और सेट बी में आपने लेने हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। वो कहता है जी फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ए और बी की। तो आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस करेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल भी हैं, यानी ऐसे नंबर भी हैं जो एक ही वक्त में 3 पे भी डिवाइड होते हैं और 5 पे भी डिवाइड होते हैं। कौन कौन से नंबर हैं जी, बताएंगे आप? 1 से लेकर 50 तक। 15, 30, हाँ जी, 15 है, 30 30, है, 45। 45 भी। वेरी गुड। तो देखें देखें अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। एज यानी 3 के मल्टीपल आपने लिखने हैं तो वो 16 है, ओवर 50 आ जाएगा। 5 के मल्टीपल 10 है, ओवर 15 आ जाएगा, सॉरी 50। और माइनस करेंगे 3 ओवर 50, वो 3 जो कॉमन एलिमेंट है उनको आप माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 23 ओवर 50। तो ये मैंने दोनों एग्जांपल्स दे दी, ए और बी की, जिसमें इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं भी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं भी। इज इट क्लियर जी? यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के साथ आते हैं। ठीक है जी, मैं आपको चाहूंगा कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं कल उस पर कोई 15-20 मिनट आपके लूंगा और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको क्लियरली चीजें जो है बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जी, एक जनरल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट कहते है, हैं जी, कर लो। तो नहीं अपनी बातें यस यार भाई। बाद में किया करें और माइक ऑफ कर लिया करें जब आपने आपस में बातें करनी होती है। probability that Mr. A will alive is P and that of Mr. B is Q। ठीक है जी, इन कोई भी आगे लिख देता है इन नेक्स्ट 20 ईयर्स में, उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा। अच्छा जी, वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जरा गौर से देखिएगा कि बोथ विल अलाइव, कि दोनों अलाइव होंगे। देखिए, बोथ का मतलब होता है ए एंड बी, और एंड जब भी आ जाए आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू, बोथ विल अलाइव। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी दैट नन विल अलाइव, कि दोनों में से कोई भी अलाइव ना हो। ठीक है जी, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, यानी नीदर ए, या ना ही ए अलाइव है ना ही बी अलाइव है। तो ए के लिए नॉट क्या होगा जी, बताएं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ये कि अगर उसकी अलाइव की प्रोबेबिलिटी पी है तो नॉट अलाइव की 1 माइनस पी होगी, और बी की जो है वो अगर अलाइव की क्यू है तो नॉट अलाइव की 1 माइनस क्यू होगी। तो ये हो गया कि नन विल अलाइव, कोई भी अलाइव नहीं होगा। समझ आ रही है बात की कि नहीं? क्यों जी? सर ये होल में से 1 माइनस नहीं कर सकते? होल तो है ही नहीं हमारे पास, वेयर इज होल? होल तो है ही नहीं ना। सर मतलब 1 माइनस पी क्यू नहीं लिख सकते? नहीं 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 नहीं, वो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है इसके साथ। ए ने अपनी जगह जिंदा रहना है, बी ने अपनी जगह जिंदा रहना है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है ना, ए और उसके ऊपर एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। यस। ठीक है, हाँ, उसका आपस में रिलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ओनली
ए विल अलाइव, कि सिर्फ ए अलाइव हो। अब बताइए जी क्या आंसर होगा। अब ओनली ए अलाइव का मतलब है कि ए तो अलाइव होगा लेकिन बी अलाइव नहीं होगा, तो ये इसके चांसेस होंगे। ओनली ए विल अलाइव। समझ आ रही है बात की मैं क्वेश्चन को कैसे इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस देके आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है जी। ओनली बी विल अलाइव, इसका आंसर क्या होगा जी बताएं। हाँ ये हो जाएगा Q इंटू वन Q माइनस into पी। 1 minus. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चले आखिरी क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी मैंने कल मुझे आपने याद करवाना है, मैंने आपको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करवाना है। ठीक है जी। अच्छी जी। प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल अलाइव, ओनली वन ऑफ देम विल अलाइव। अब ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। ओनली वन कौन सा ये नहीं बताया। ए बता देता तो ये आंसर होता, बी बता देता तो ये। अब हो सकता है बी अलाइव हो सकता है ए अलाइव हो। समझ आ रही है मेरी बात की। तो इसको मैं अब ट्रांसलेट कर रहा हूं। बेसिकली इसका मतलब है कि आइदर ए और बी विल अलाइव। ठीक है। अब जब ए अलाइव होगा तो डेफिनेटली बी अलाइव नहीं होगा। क्या कहा ना, ओनली ए विल अलाइव। वैसे आइदर वैसे यहाँ कहना नहीं चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए ओनली ए और ओनली बी विल अलाइव। यानी या तो ए अलाइव होगा या फिर बी अलाइव होगा। अगर ए अलाइव होगा तो ये सिचुएशन होगी P इंटू वन माइनस क्यू, और अगर बी अलाइव होगा तो फिर ये सिचुएशन होगी, क्या होगी जी, Q इंटू वन माइनस पी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके दरमियान में क्या लगाएं, प्लस लगाएं या मल्टीप्लीकेशन लगाएं जी। सर प्लस लगाएंगे। प्लस हाँ जी, प्लस प्लस आएगा इनके दरमियान, डिपेंडेंट प्लस का हाँ प्लस आएगा। ओनली वन ऑफ देम का मतलब ये है कि ए अलाइव और बी अलाइव। ठीक है, या ए अलाइव होगा या बी, दोनों नहीं हो सकते इकट्ठे। ठीक है। तो ये देखें, इस ये डिफरेंट वेरिएशंस के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें समझाने की कोशिश की है कि कब कौन सी स्टेटमेंट को आपने, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए। ये मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। आप इस एग्जांपल को बेस बना के इस तरह के सारे क्वेश्चंस के अंदर हम ये की पॉइंट के तौर पे इसको यूज करेंगे। ठीक होगी जी बात। कल आप मुझे याद करवाएंगे, मैंने आपको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन करवाने हैं। यानी अगर क्वेश्चन में एक काम रिपीट हो रहा है, जैसे सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड, a dice is rolled, two dice are rolled, three dice are rolled, कि थ्री डाइस जो है वो रोल कर दी जाए। ठीक है जी। यानी एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस केस में सैंपल स्पेस कैसे बनानी है और उस केस में जो प्रोबेबिलिटी यानी आपने जो उसका आंसर निकालना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।